तो ठीक है, नहीं पकड़ में आई तो 68 पार्ट में लागू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गुड्स का आपका मूवमेंट हो चुका, कंप्लीट हो चुका, ऑडिट के समय में वो आपसे पेपर मांग रहा है। कितना हो सकता है सर? पेनल्टी देखे तो कितना अमाउंट लिखा है? 10,000 होगा। लेकिन उसके पहले डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा हु काजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मेरे कारण मूवमेंट नहीं हुआ। Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. सर एक जनरल क्वेरी है जो असेसमेंट में हम फेस कर रहे हैं। हाँ, जैसे ई-वे बिल का पार्ट बी नहीं भरा या किसी ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल ही नहीं जनरेट किया हाँ, और असेसमेंट में प्रॉपर ऑफिसर कहता है कि आपने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया इसलिए इसकी जनरल पेनल्टी 50,000 की लगाएंगे, या पार्ट बी नहीं भरा तो 50,000 की लगाएंगे। उसके रिगार्डिंग क्या है कि सर ये क्या हो सकता है? मतलब ई-वे बिल तो डॉक्यूमेंट वे बिल है, उसके बाद भी गुड्स जब मूवमेंट में उसके बाद भी ये लगाई जा सकती है? नहीं, गुड्स का मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है, उसी के दौरान ही होनी चाहिए। तो असेसमेंट में ज्यादातर ये चीजें आ रही हैं कि ऑफिसर कहते हैं, तो हम क्या मतलब कौन सा सेक्शन, क्या ये अपना लीगल बैकग्राउंड क्या हो हमारी? आपको सेक्शन 68 कोड करना होगा जी, सेक्शन 68 कोड करना होगा, जो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉट अदरवाइज। ओके। करेक्ट है? तो बाकी सबका ओपिनियन क्या है सर? करेक्ट है, करेक्ट सर, जो बोल रहे हैं यही सही है सर। सर एक बार पढ़िए ना 68 सेक्शन। वही निकाल रहा हूँ। जी जी। Inspection of goods in movement. The government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. The details of documents required to be carried shall be validated in the manner where any conveyance referred to in subsection 1 is intercepted by the proper officer at any place. He may require the person in charge of the said conveyance to produce the document prescribed under the said subsection and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the documents and devices and also allow the inspection of goods. Yes, Jitendra ji? क्योंकि डिपार्टमेंट वाले तो मांगते ही आफ्टर वर्ड्स पर भी मांगते हैं। इसमें बात सही है कि है, बट हाउ टू प्रूव 122 में आप दैट? चलिए। 122 में जो रोमन, मेरे ख्याल से होगा 14, रोमन 14, ये रहा। इसको पढ़िए। Transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf. नंबर 1 ही। नंबर 2, हु काजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स। क्या चीज? हु काजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स। Who causes movement of goods? ठीक है। ठीक, सप्लायर और रिसिपेंट। मैं दिल्ली से माल मंगा रहा हूँ तो दिल्ली वाला की जिम्मेदारी है कि वो ई-वे बिल बनाए और ई-वे बिल बना के उसको ट्रांसपोर्टेशन करे। मुझे तो यहाँ माल आने से मतलब है, मेरे पास माल आ गया, वो बिल बनाया नहीं बनाया, दिल्ली में मैं कैसे ई-वे बिल बना सकता हूँ यहाँ से बैठ के? कौन सी गाड़ी है, कैसी आएगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट है, मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। ठीक है। पेनल्टी लगानी है तो आप लिखें, उस सेक्टर अफसर को वहां उसकी पेनल्टी इम्पोज करेगा। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वहां एक वर्ड है रूल में। लेकिन सर यहाँ पे राजेश जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सब मूवमेंट ऑफ गुड्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये पेनल्टी तो वो पेनल्टी लगेगी, लेकिन बट वो जो जिसके कारण गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, उसने अगर ई-वे बिल नहीं बनाया तो उसके ऊपर ठीक है, वो क्वेश्चन तो बाद में एड्रेस होगा, लेकिन ये पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए, एड्रेस करने की जरूरत ये है कि मूवमेंट खत्म हो जाने के बाद क्या ये, हाँ, यहाँ कवर तो हो रहा है। लेकिन दिस इज नॉट स्पेसिफाइंग दैट कुड बी इम्पोज आफ्टरवर्ड्स। कहाँ लिखा है कि आफ्टरवर्ड आप इम्पोज नहीं कर सकते? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, दैट इज द लॉ इज नॉट क्लियर। नहीं, यहाँ है ना, ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या आता है? मतलब केवल टैक्स इनवाइस आती है, ई-वे बिल नहीं आता। एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ, तो उसमें जाना पड़ेगा 68 में। 68 में देखना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट 68 की पेनल्टी अलग है, 122 की पेनल्टी अलग है। 68 की पेनल्टी वहीं पे वो पेनल्टी गाड़ी जब्त करता है या जो भी करता है वहीं पे आपसे पेनल्टी ले लेता है। दैट इज द क्वेश्चन, वो एंड हो गया वहीं पर। अगर वहां पे पकड़ में आए, Or go for a $5.99 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. तो ठीक है, नहीं पकड़ में आई तो 68 पार्ट में लागू नहीं होता।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि गुड्स का आपका मूवमेंट हो चुका, कंप्लीट हो चुका, ऑडिट के समय में वो आपसे पेपर मांग रहा है, कितना हो सकता है सर? पेनल्टी देखे तो कितना अमाउंट लिखा है? 10,000 होगा। लेकिन उसके पहले डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा हु कार्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मेरे कारण मूवमेंट नहीं हुआ तो मैं लायबल कैसे हूँ? मुझे तो एफओआर माल मिला है। नहीं, समझ गया। 10,000 रुपए स्पेसिफाई कहाँ किया है? लिखा हुआ ना 10,000। नीचे है तो कैसे नहीं है? नीचे है। ये जनरली जो हमारे असेसमेंट 61 के उसमें प्रॉपर ऑफिसर यहाँ और अमाउंट इक्वल टैक्स डाल रहे हैं। और ये हायर तभी होता है जब इंटेंट टू इवेट टैक्स होता है, तो इसमें इंटेंट टू इवेट तो टैक्स है नहीं, इसीलिए मैक्सिमम 10,000 ही पेनल्टी लग पाएगी। और इसमें ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स और दूसरा एग्जाम गुड्स के लिए है नहीं, विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ। अब मुझे एक बात बताइए, प्रिस्क्राइब भी वर्ड नहीं लिख रहा है, स्पेसिफाइड लिख रहा है, तो ये स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया? अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है। ये हमें ये भी नहीं कह रहा है कि आप सेक्शन 68 में जाके चेक कर लीजिए, ये हमें ये भी नहीं कह रहा है रूल 138 में जाके चेक कर लीजिए। अगर प्रिस्क्राइब होता तो मुझे समझ में आता कि मैं रूल 138 में जा रहा हूँ, एक बार 68 में दोबारा पढ़ता हूँ। अन्वेष को बोलना पड़ेगा भैया डेली आओ। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब कोई मेरे पास अभी प्रॉपर वो नहीं है, कोई सेक्शन या है कि ये जब गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद लगनी नहीं चाहिए। कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। The government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified. ये देखिए, such amount as may be specified to carry with him such document and such devices as may be prescribed. यहाँ amount वो specify करेंगे, तो कैसे amount specify कर रहे हैं? by way of notification? Hello? यस सर। उसका भी स्टेट अलग अलग है ना, कहीं 50,000 कहीं 1 लाख है, जो लिमिट रखी है वो स्पेसिफाई की हुई है। तो यहाँ पर एज में भी नोटिफाइड लिखना चाहिए, स्पेसिफाई लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, एक मिनट चलिए, मुझे किसी स्टेट लॉ का सेक्शन 68 देखने दीजिए, वहां नोटिफाइड वर्ड है क्या? अभी स्पेसिफाइड ही लिख रहा है। ये स्पेसिफाइड वर्ड कैसे लिख रहे हैं, कोई आइडिया है आप लोग को? ये स्पेसिफाइड का मतलब क्या हो गया? आपने जो बुक जो बनाई थी वॉल्यूम 2, उसमें भी हम लोग 122 का एनालिसिस करके हम लोगों ने वहां लिखा है। सर स्पेसिफाइड वर्सेस प्रिस्क्राइब का वो उसमें देखिए ना, अपना सुप्रीम और एआई वाला जजमेंट है उसमें। हाँ ठीक बोल रहा है। स्पेसिफाइड वर्सेस एआई। अब देखिए यहाँ पर 147 जगह में स्पेसिफाइड लिख रहा है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस द प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड एज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि टैक्स पेयर स्पेसिफाई करेगा। मतलब नोटिफाइड नहीं होगा ना, वो गवर्नमेंट का वर्क नहीं है, ये आप ही का वर्क है कि स्पेसिफाइड वर्क। एक मिनट रुकिए। यूनियन टेरिटरी में फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट ईच ऑफ द टेरिटरी स्पेसिफाइड इन सब क्लॉजेस A to F। यहाँ A to F में जो जो स्पेसिफाइड है, ओके, तो इंटरनल सेक्शंस में स्पेसिफाई यूज कर लिया। द कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेड एज में बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय हिम, एज में बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ डेलीगेट हिज पावर्स टू एनी अदर ऑफिसर हु इज सबऑर्डिनेट टू हिम। यहाँ भी वर्ड स्पेसिफाई लिख रहा है, स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय हिम, कैसे? ये लिखा ही नहीं है। और डेलीगेट का मतलब तो लिखा हुआ है कि बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब जनरलाइज नहीं करना चाहते हैं वो लोग, बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफाइड, यही इतना ही पावर बस। ये देख रहे हैं, ये इंटरनल शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड, शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड। स्पेसिफाई बोलते सर वो मतलब डेफिनेशन जो नहीं बोलते हम लोग, इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं। नहीं स्पेसिफाइड, रुक जाइए। स्पेसिफाई वर्सेस, अच्छा, स्पेसिफाइड वर्सेस नोटिफाइड, और स्पेसिफाई बोले तो भी चलेगा। हाँ ठीक है, मीनिंग क्या होता है यार? ये कहाँ ले गया भाई? है? ये बहुत उल्टा सीधा ले जाता है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कोर्स आता है एआई में। प्रॉम्प्ट जो जितना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यस, मेरा लड़के से बात हुआ। हाँ, आपको पैसा बचाना है, एआई से काम लेना है अच्छी तरह से, तो उसको एक थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट जो है ना, जो आप डालते हो ना, हाँ, वो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए यस, 2-4 अपने को वो करना पड़ता है। पहले कंटेंट स्पेसिफाई करना पड़ता है, फिर उसका रिस्ट्रिक्शन देना पड़ता है कि यही ढूंढे, वरना सारा दुनिया भर का खजाना लाके दे देगा। अब जैसे ये रिलेटेड सर्च ये लिख रहा है ना, ऊपर आया लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड टर्म्स। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिस पे इसको पूछ रहा है, लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड टर्म्स। हाँ। लेकिन ये हम लोग अपने जीएसटी मैजिक में ये कर नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि वी डोंट वांट टू डू दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यू शुड डिसाइड। हाँ बराबर आ गया।
खाली गुड्स पे जा रहा है ये। या चैट जीपीटी में डालिए उसको, तो प्रिस्क्राइब लिखे ना, कमांड देते हुए, मतलब स्पेसिफाइड कमांड देते हुए। ये क्लाउड मेरा खरीदा हुआ है, इसी में देखते हैं। स्पेसिफाइड वर्सेस प्रिस्क्राइब ऐसा लिखे, नोटिफाइड बोले तो बोल देगा वर्सेस प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब लिखते हैं ना सर, प्रिस्क्राइब लिखते हैं, हाँ प्रिस्क्राइब लिखते हैं। यहाँ भी वही करके देखते हैं। कोई कॉपी मार दो। अच्छा, वही कॉपी मार दो। ये देखिए, specified refers to something that is explicitly mentioned, identified or listed in a document. When something is specified, it is clearly stated or enumerated. The contract specified 3 delivery dates, March 1, यानी कि internally उसी document में कहीं ना कहीं कुछ लिखा रहेगा. Provides clarity about what is included but may be limited to only what is explicitly mentioned. ठीक है, prescribed का मतलब तो हम लोग को पता ही है, specified का मतलब तो समझ में आ गया। अवनेश सर को बुलाया आए को शेट्टी। Anvesh, हेलो सर। Anvesh, if you are not here, the discussion is half-hearted. हाँ। तो पूरा हाँ। सेशन हैंग हो जाता है, हाँ, हम लोग हैंग ओवर हो जाते हैं सब। हाँ, हम लोग फंसे हुए हैं अब। हाँ, उनको बुलाया मैंने सर। बख्शेट्टी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अन्वेष को पकड़ के ले आए। हाँ, मैं सबको बुलाता हूँ सर रोज। पूरे पिक्चर में हीरो की एंट्री होती है, इसकी धमाकेदार एंट्री होती है। फिर आप सही। जैसे राजेश जी हीरो है तो हाँ, नहीं देखिए, सबका अपना अपना एक्सपर्टाइज है। नहीं, मैं बवाली हूँ, क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ। अन्वेष, यस सर। the question is by Mahesh ji, and he is asking whether the penalty can be levied after under section 125 after the completion of the movement of goods. Okay, if it is not coming under 129, the question is, can the officer move from 129 to that of 125? Yes, or 122. No, because to assume jurisdiction under 125, penalty should not be mentioned anywhere else. But 122 mentions the penalty provision. Let me show you. सर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न चल रहा है उनका। 14. Transports any taxable goods without the cover or documents as may be specified in this behalf. The proper officer is raising this question during the scrutiny of return, during assessment. Yes. Transports any taxable goods without the cover of documents. Now, is it for a transporter, sir, or is it for the supplier? Taxpayer. Where a taxable person. Okay. Transports any taxable goods without the cover of documents. So the officer is saying there was no e-way bill or there was no invoice, and that is what he's assuming. By chance there is an e-way bill, part B not filled. But that is. But the question is here, to assume jurisdiction, it should be without the cover of documents. As may be specified. So the question is, there should absolutely be no document at all. Okay. So now there is a difference between without the cover of documents and then having document but certain data not been captured. Correct. So absolutely there is no invoice at all. Absolutely there is no e-way bill at all. Then maybe this can be attracted. But if there is a document, but there is some discrepancies in those documents, then it is only 129 that has a jurisdiction, not 122. Perfect. What do you understand by document? Document means tax invoice, documents means e-way bill, या both. नहीं, और डॉक्यूमेंट का इंटरेस्टिंग है कि डॉक्यूमेंट एज में भी स्पेसिफाइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड? Specified, now when we talk about specified, we talk about specified in the act itself. Yes. When we say prescribed, it is prescribed in the rules. When we say notified, it is notified in the notification. So where is this document specified in the act itself? There is no document which is specified in the act. It is only section 68. Correct. And section 68 does not say anything about the documents. Transport any goods without the cover. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Probably, are they referring to 31 from a tax invoice point? टू पढ़िए सर, यहाँ पे लिख रहा है डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड अंडर सबसेक्शन 1 shall be validated in such manner as may be prescribed.
Details of documents. Here they are writing the value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. Now this word specified is related to the value or to the documents. The government may require the person in charge of conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified. That is amount. Amount. Now you know that the amount, all amounts are being notified 50,000 or 1 lakh. Why they have used the word specified? That is delegation, sir. As in, the act wanted to specify in the act itself, but at some other place, instead of writing that exact amount in some other section, they are giving the power to the rule or the notification. कौन सा होगा वो? Now here, as well specified, they are referring to Rule 138. I'm unable to recall which is that rule. A value exceeding such amount. Because all the, if this is the correct word they have used, and specified means that specified in the document only, and by way of notification they have come out with 50,000 or 1 lakh, and the word notified has not been written. It means that all those notifications becomes infructus. Okay, let us come to this point. The same question which Mahesh ji was asking. To carry with him such documents and such devices as may be prescribed. Here, the documents are being prescribed, not specified. In 122, they are saying specified documents. Something is not adding up. Correct. सर इसमें वर्ड भी है टू कैरी विद हिम, हाँ. यानी किसी मूवमेंट की बात हो रही है. Yes. आफ्टर मूवमेंट तो ये चीज नहीं चाहिए कि मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है और वहां पे प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनी में कहता है कि ई-वे बिल कंप्लीट नहीं है या जनरेट ही नहीं हुआ है तो 125 में मुझे जाना है. ट्रांजैक्शन 50,000 की एंट्री ये पेनल्टी लगानी है. क्या 125 में No, 125 cannot be invoked at all, sir. 125 requires you to the language of 125 says where the penalty is not specified anywhere else, then only 125 can be invoked. Now, yes sir. Anvesh, Yes, sir. yesterday we had an officer. Huh. He said that can we invoke 125 per offense? मान लीजिए आपने एक गलती की और वही गलती आपने 500 बार की, तो क्या मैं 25,000 प्लस 50,000 इंटू 500 पेनल्टी लगा सकता हूं? इफ यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन अगेन, सपोज इन इनवॉइस आई नीड टू साइन और आई नीड टू हैव 6 digit HSN and I issued 500 invoices, can I levy the penalty 500 times? They do that, sir. They do that. In the case of non-issuance of e-invoice, we have received such show cause notices. For each such default, there is a मान के चलिए कि मैंने 1000 invoice issue किया है without e-invoice. For each invoice, they have multiplied separate penalty. We told that officer that in income tax there is a clause in penalty where per offense, मान लीजिए आपको बुलाया गया, आप नहीं गए, फिर बुलाया गया नहीं गए, तो 3 बार वो पेनल्टी लगाते हैं क्योंकि इनकम टैक्स में साफ साफ ये लिखा हुआ है. लेकिन जीएसटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि per offense you are going to levy the penalty. Therefore, in my mind, penalty cannot be levied for per offense. Correct. Because here 125 refers to contravenes any of the provisions of the act. So it is provision wise penalty. Yes. कि मान के चलिए मैं सेक्शन 17(5) का वायलेशन करता हूँ, and that is one of the violation. I'm just giving an example. So then on that maximum penalty can be 50,000 rupees. Yes. Then again I'm violating section 16, there could be another. So it is violation wise, not the transaction wise. Correct. Achha, now come to this 125 for which no penalty is separately provided for in this act, correct? Correct. Now 122 says that in clause 14, if you are not without the cover of documents, then 122 penalty will be there. But if suppose I generated part A but did not generate part B, can 125 be invoked? Yeah. So now we are saying that, okay, now our interpretation would go this way. Now we are saying that part B is not there. That is where I'm not covered under 122, because 122 only covers those offenses where there is no document at all. Correct. Here there is a document, but there is a partial. Yes. The question is, which of the provisions that I have contravened for 125? I don't think 125 will come, sir.
138 or any rules? No, because all those things only come under 129 when there is a penalty specifically for a particular thing. It cannot be covered under general thing. Okay, point taken. नहीं, 1 minute, but they have mentioned specifically on the 122 जो है, हमने देखा ना सर, clause 14, हाँ जी, clause 14 लेकिन 122 122 का जो क्लॉज 14 है वो बहुत स्पेसिफिक है कि यू आर नॉट कैरिंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। वो भी कितना सक्सेसफुल होगा इस पे भी डाउट एक चीज फॉर द बताइए, रीजन बे मुझे कि एक चीज बताइए विच डॉक्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड इज नॉट क्लियर। सर मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं पार्ट ए भरा, पार्ट बी नहीं भरा, हाँ, तो क्या वो ई वे बिल बना? नहीं बना। नहीं बना। 15 दिन बाद वो पार्ट ए भी गायब हो जाएगा। 15 दिन बाद वो पार्टी भी गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब कि मेरे पास इनवॉइस है लेकिन इसका मतलब केवल आपके पास इनवॉइस है, ई वे बिल नहीं है, फिर तो यानी वो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। हाँ, तो फिर वो तो यहाँ कवर हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मूवमेंट कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूँ मुझे एफओआर माल आता है, राजेश जी, राजेश जी, मैं समझ गया वो बात तो ठीक है, एक के ऊपर लगेगा या बी पे। मान लीजिए राइट पर्सन पे 122 का क्लॉज प्रोविजन अप्लाई हो रहा है राइट पर्सन पे, हाँ, उसके बाद की कहानी करना है। हाँ, तो उसके बाद तो ये आपका यहाँ कवर हो ही जाएगा। 125 में क्यों जाएगा? उसको लिखना पड़ेगा ना कि 125 में क्यों लगा रहे हैं, कौन से प्रोविजन का मैंने वायलेट किया है। जितेंद्र जी, यानी 125 में ये भी एक शर्त है, 125 की शर्त। सर एक मिनट, हाँ बोलिए। 125 की एक शर्त और भी है, क्या? वहां अप टू 25,000 है एक एक्ट में। मैं क्यों मैक्सिमम लगा रहा हूं, उसका रीजन भी उनको लिखना पड़ेगा। वो तो ठीक है ना राजेश जी, ओहो 120 ठीक है। जितेंद्र जी क्या कह रहे थे आप? सर अगर पार्ट बी नहीं बना तो एज इफ दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट एट ऑल जनरेटेड, ऐसा ही होगा ना। ओके, क्योंकि पार्ट बी के बगैर तो ई वे बिल जनरेट ही नहीं हो सकता। ओके, दैट मीन्स यू हैव ट्रांसपोर्टेड गुड्स विदाउट द कवर ऑफ दैट ई वे बिल। ठीक है, वो केस में 122 अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक बात है। कुशल राजपाल जी सर। कहिए। सर मेरा एक्सपीरियंस में ये है कि 122 की ही पेनल्टी लगती है 10,000, ओके, क्योंकि 125 सिर्फ जनरल पेनल्टी की बात करता है, जहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं प्रोविजन दिया हुआ पेनल्टी का, और इसमें तो दिया हुआ है सर 120। अरविंद जी। यस सर। वो आपके जो लक्ष्मी कुमारन वाले नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्या? मैं देखता हूँ सर, पूछता हूँ। अरे वो आते तो उनसे भी कुछ राय मशवरा करते। Shall I ask him to join now? नहीं ऐसे नहीं, लेट हिम जॉइन बाय फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है सर, है ना, उनको मतलब वी वांट हिम टू जॉइन। ओके ओके। हाँ, बट क्यों ना एक सेशन हो जाए 73 वर्सेस 74 वर्सेस 122 125 129, केवल इंटरप्ले बिटवीन दिस सेक्शंस। देखिए जिनेश जी, वो सेशन लेके कोई फायदा नहीं है अनटिल अनलेस हम लोग स्पेसिफिक इशू मिलेगा तभी वी विल एंजॉय। यस सर, हो चुका है। कोई बात नहीं सर, हमने क्या किया था, हमने जो किया है वो इंडिपेंडेंटली किया है। मैं समझ गया, लेकिन मैं वही कह रहा हूं अगर इश्यूज आएंगे और 70 ये इशू आया ना सर, ये इशू आया तो वही तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं इसलिए बोलना चाहता था कि जैसे विवेक जी थे, वो जरा ऐसे वो एक सेशन ऐसा कुछ हो जाए सबके साथ बैठ के एक बार, तो सबका दिमाग अपने आप खुलने लगेगा। नहीं वो फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। इश्यूज निकालिए जिन्हें, चलिए ठीक है, तभी सही रहेगा, तभी मतलब दिमाग काम करेगा। ठीक। नहीं तो लाइन बाय लाइन फिर वो एग्जाम्पल से नहीं रहेगा। सो अन्वेश, व्हाट इज द कंक्लूजन? It's quite tricky to come at conclusion at this point. 125 तो नहीं लगेगा सर, very clear on that. 125 लगना नहीं है, 122 तभी लगेगा जब डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और सेक्शन 68 ये कहता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स ही आप 129 लगा सकते हैं, और 125 नहीं लग रहा है क्योंकि 129 ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, तो 125 में क्यों गए? आप पकड़ नहीं पाए इसलिए आप 125 में जा रहे हैं, ये तो आपकी गलती है। करेक्ट। तो महेश जी सर अभी तक का कंक्लूजन तो फिर ये हुआ कि 122 में 10,000 वाली पेनल्टी लगेगी, लग सकती है? नहीं लग सकती है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होने चाहिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में गलती निकाल रहा है तब। सर जैसे यहाँ पार्ट बी हमारा नहीं भरा हुआ, अभी हमने अब ये डिस्कशन किया, अगर पार्ट बी नहीं है तो 15 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी ई वे बिल है ही नहीं। हाँ सर ऐसा नहीं है, ई वे बिल रिपोर्ट में सब कुछ आता है, सब कुछ नजर आता है। करेक्ट। तो
तो अगर पार्ट बी नहीं भरा हुआ है तो तब भी नहीं लग सकती, ए भरा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ महेश जी, एक पॉइंट आप मिस कर रहे हैं। विदाउट द कवर और डॉक्यूमेंट एज में बी स्पेसिफाइड, और कहाँ स्पेसिफाई किया हुआ ये कहीं आपको एक्ट में नहीं मिल रहा है। जी 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 समझ रहे हैं आप? जी आप अगर ई वे बिल ढूंढते हैं तो ई वे बिल तो रूल्स में है जी और अगर आप डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, इनवॉइस वगैरह, वो तो है ही आपके पास। जी जी वो है सारे प्रॉपर है। तो फिर ये जो क्लॉज 14 है वो किसी एंगल से अप्लाई भी नहीं हो रहा है। सर प्रैक्टिकली हुआ क्या था, प्रॉपर ऑफिसर ने कहा कुछ बिल थे, 7-8 ईवे बिल थे जो पार्ट भी नहीं भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं 25,000 हर एक के लिए लगाऊंगा पर ट्रांजैक्शन 125 में जाकर के। हाँ, तो काफी हीटेड आर्गुमेंट हो गया था। मैंने कहा आप 125 जा ही नहीं सकते। फिर 125 कैसे जा सकते हैं, वहां लिखा हुआ है क्लियरली कि जहां पेनल्टी एक्ट में कहीं स्पेसिफाइड ही नहीं है, ठीक है, आप कैसे जा सकते हैं। फिर नहीं मैं लगा सकता हूँ, मैं लगाइए तो आप लगा सकते हैं, तो हम देखेंगे आगे अपील में। हालांकि फिर उसने लगाई नहीं है, लगाई नहीं है। ओके, बट वो हर एक उसमें एक प्रॉपर ऑफिसर हमारे पास ऐसे है कि वो हर अपने नोटिस में ये क्लॉज डाल के दे रहे हैं 125 लगी, ये बिल नहीं है, ये नहीं है, 125 की पेनल्टी लगाई जाए। किस जुरिडिक्शन में? ये हमारे यहाँ पे एक उसमें डीसी है वो। नहीं, गाजियाबाद, नोएडा, कहाँ? गाजियाबाद गाजियाबाद। हमारे पास एक असिस्टेंट कमिश्नर का फोन आया था ग्रेटर नोएडा से, जी विजय सिंह नाम है उनका। उन्होंने डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। लेट अस सी, हम लोग बाकी और जितने भी ऑफिसर्स हैं ऐसे ही उनको ज्वाइन करवाते हैं। जी वो ये कह तो रहे थे कोई भी काम हो तो बताइएगा, तो हमने अभी कुछ बोला नहीं है। लेट अस सी क्या होता है। तो अगर कहीं कोई अफसर कुछ करे तो वी हैव, तो ये नेटवर्क ऑफिसर्स के जो हम लोग उनके गुड बुक्स में रहे हैं, अगर ये बनते जाते हैं तो मैं तो आप लोग को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप है ना, पहले अफसर सबको ये जो डिस्कशन ग्रुप में विदाउट एनी चार्जेस लेट देम ज्वाइन। तो जिनको आप, जिन अफसर को जो आपको लगता है कि ये अफसर वाकई में पढ़ने वाले हैं, कुछ अफसर आपको मिलेंगे जो वाकई में सीखना चाह रहे हैं। जैसे विवेक दुबे जी आए थे कल डिस्कशन ग्रुप में, वो 5 बजे से लेकर लगातार मेरी ही किताब से पढ़ाते हैं, वो जो सतना के थे। तो ऐसे अफसर को हम लोग को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ अफसर जो करप्ट है उनसे बचने के लिए वी वांट सम ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो हु वांट टू लर्न। जी उनको आप सर पटना के है क्या विवेक दुबे जी? हैं, सतना एमपी, सतना इस समय विदिशा में। ओके। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.